नमस्कार दोस्तों, इस परिवार में मैं शिखर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह आज भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बेहतर तरीके से सबकी चल भी रही होगी। चले, हम लोग बात कर रहे थे कि यह जो निम्न पूरा पाषाण काल है, निम्न पूरा पाषाण काल के प्रमुख उपकरण और क्षेत्र की बात हो रही थी। आपको बताया प्रमुख उपकरण में चापर है, चापिंग है, हैंडेक्स है, नहीं, क्लीवर है, स्क्रैपर, फलक भी मिल रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है, जैसा पेपर में प्रश्न पूछा भी गया है, कि निम्न पूरा पाषाण काल के जो सबसे प्रमुख उपकरण हैं दो, वह कौन से हैं? उसका उत्तर ये हैंडेक्स और क्लीवर आपको बता दिया था कि हैंडेक्स और क्लीवर क्यों हो रहे हैं। सर्वाधिक स्थानों से इस प्रकार के उपकरण अधिकांश मात्रा में पाए जा रहे हैं, तो मुख्य रूप से यही उत्तर हो जाता है। चापर चापिंग की बात आपको बताया कि चापर चापिंग मुख्य रूप से जो उत्तर पश्चिम का शिवालिक पोतवार के पठार वाला एरिया है ना, वहीं से प्राप्त हो रहा है। चापर चापिंग के अवशेष दक्षिण भारत से प्राप्त नहीं हो रहे हैं। क्लियर है? चापर चापिंग के अवशेष दक्षिण भारत से नहीं प्राप्त हो रहे हैं। दक्षिण भारत में मुख्य रूप से हैंडेक्स सबसे प्रमुख अस्त्र बना हुआ है, उपकरण बना हुआ है। चापर चापिंग विशेष रूप से उत्तर भारत में ही प्राप्त हो रहा है। अब पाकिस्तान का भी जो कुछ क्षेत्र है, जिस दौर का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ये सब जो भी रिसर्च हो रहे हैं, खोज हो रहा है, तो भाई 1930-40 का दशक चल रहा है और पाकिस्तान वाला एरिया भी भारत का ही हिस्सा है। तो हम लोग भारत कहने का मतलब ये जो पोतवार का पठार है उसको भी भारत ही मान करके अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह जो खोज का समय है ना, जैसे डीएन वाडिया साहब भी 1928 में खोज कर रहे हैं ना, तो 1930 का दशक है, 1940 का दशक है, 1950 का दशक चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम भारत को अलग कर देंगे, पाकिस्तान को अलग, एक साथ लेकर के हम लोग अपनी बात करेंगे। चापर चापिंग मुख्य रूप से आपको बताया कि यह जो उपकरण रहा वह पोतवार पठार शिवालिक क्षेत्र में ही मिलता है, दक्षिण भारत में नहीं मिलता है। जबकि यह जो हैंडेक्स है, क्लीवर है, यह दक्षिण भारत में तो खूब अच्छे से मिल रहा है। इसके साथ साथ उत्तर भारत हो, चाहे पूर्वी भारत हो, चाहे मध्य भारत हो, हर जगह से प्राप्त हो रहा है। फिर से चापर चापिंग मुख्य रूप से नॉर्थ इंडिया वाले क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है। नॉर्थ इंडिया कहने का मतलब विशेष रूप से यह जो हमारा पोतवार का पठार, सोहन नदी घाटी वाला क्षेत्र, मोटे तौर पे सिर्फ यहीं से प्राप्त हो रहा है। जबकि हैंडेक्स सर्वाधिक स्थल दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं। हैंडेक्स मुख्य उपकरण औजार बना हुआ है दक्षिण भारत का, लेकिन सिर्फ दक्षिण भारत तक हैंडेक्स या क्लीवर सीमित नहीं है। यह उत्तर भारत में भी प्राप्त हो रहा है, मध्य भारत में भी प्राप्त हो रहा है, पश्चिम भारत में भी, पूर्वी भारत में भी, हर जगह से प्राप्त हो रहा है हैंडेक्स क्लीवर। तो मुख्य उपकरण हो जाता है निम्न पूरा पाषाण काल का हैंडेक्स और क्लीवर। बात स्पष्ट हो गई होगी। इसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं कि हमने देखा कि दो प्रमुख क्षेत्र निकल करके आ रहे हैं। इन बातों से, ये उपकरणों के प्राप्ति के आधार पर हमने देखा कि शिवालिक पोतवार का जो क्षेत्र है, जिसे हम उत्तर भारत फिलहाल कर रहे हैं, तो वहां से चापर चापिंग सिर्फ वहीं से प्राप्त हो रहा है। जबकि हैंडेक्स क्लीवर प्रमुखता से दक्षिण भारत, हालांकि इसके अलावा भारत के अन्य क्षेत्रों से भी प्राप्त हो रहा है। तो इस आधार पर देखा जाए तो यह हमारा जो निम्न पूरा पाषाण काल है, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल में औजारों के हिसाब से देखा जाए तो मुख्यतः दो सबसे कीमती, सबसे मूल्यवान, सबसे महत्वपूर्ण उपकरण देखने को मिलता है। एक चापर चापिंग, और जिस क्षेत्र में इसका प्रयोग हो रहा है
उस क्षेत्र के तत्कालीन मानवों के द्वारा एक कल्चर के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो चापर चापिंग संस्कृति हो गया। चापर चापिंग संस्कृति का संबंध किस काल से है? निम्न पूरा पाषाण काल से है। इसी प्रकार एक हैंडेक्स और मुख्य रूप से हैंडेक्स सर्वाधिक स्थल दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के अंतर्गत भी देखा जाए तो सघनता मद्रास और आसपास के एरिया में देखने को मिलता है। और यह जो हैंडेक्स प्राप्त हो रहे हैं विशेष रूप से सर्वाधिक स्थल दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख उपकरण है हैंडेक्स। यह हैंडेक्स किस तकनीकी से संबंधित रहा है? एबिवेली या एशुलियन? तो यह एशुलियन प्रकार का रहा है। एशुलियन प्रकार का रहा है, अर्थात विकसित परिष्कृत स्वरूप रहा है हैंडेक्स का, तो एशुलियन संस्कृति भी कहा जाता है। या चूंकि मुख्य जो क्षेत्र है दक्षिण भारत में वह मद्रास तथा आसपास का क्षेत्र है, तो एक महत्वपूर्ण इतिहासकार रहे हैं कृष्णा स्वामी। कृष्णा स्वामी ने इसका नाम मद्रासी संस्कृति भी रख दिया। मद्रासी संस्कृति। कौन? कृष्णा स्वामी। इन्होंने यह नामकरण किया। तो हमारे पास निम्न पूरा पाषाण काल में जो दो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, एक कोतवार पठार सोहन नदी घाटी वाला क्षेत्र और एक मद्रास तथा आसपास के क्षेत्र, यह दो हालांकि भारत के लगभग सभी स्थलों से प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन हमने उन सभी स्थलों में भी दो प्रमुख क्षेत्र में इनको बांट दिया। सभी क्षेत्रों की बात करेंगे लेकिन दो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र निकल करके आ गए। एक कौन सा? पोतवार पठार वाला क्षेत्र अर्थात सोहन नदी घाटी वाला क्षेत्र। सोहन नदी घाटी वाला क्षेत्र, सिर्फ यहीं से चापर चापिंग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिर्फ यहीं से चापर चापिंग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो एक विभाजन हमने ऐसे कर लिया। और दूसरा हैंडेक्स संस्कृति मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मद्रास तथा आसपास, हालांकि इसके अलावा भी है लेकिन मुख्य सर्वाधिक स्थल दक्षिण भारत, मद्रास आसपास का क्षेत्र। तो हैंडेक्स, यह जो हैंडेक्स प्राप्त हो रहे हैं, मद्रासी संस्कृति भी नाम दे दिया गया या हैंडेक्स संस्कृति नाम दे दिया गया। और यह हैंडेक्स अनगढ़ वाले नहीं है, विकसित रूप वाले हैं, परिष्कृत रूप वाले हैं। तो एशुलियन संस्कृति भी इसे कहा जाता है। तो दो प्रकार के प्रमुख स्थल, सर्वाधिक महत्व वाले स्थल से दो अलग अलग स्वरूप वाले मुख्यतया उपकरण हमें प्राप्त हो रहे हैं। महत्वपूर्ण बात एक ये है कि ये जो दक्षिण भारत में हैंडेक्स कल्चर हम लोग देख रहे हैं, एशुलियन तकनीक वाला कल्चर हैंडेक्स का देख रहे हैं, यहां से अर्थात मद्रासी संस्कृति के अंतर्गत चापर चापिंग के अवशेष नहीं प्राप्त हो रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा, चापर चापिंग उपकरण नहीं प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन ये जो सोहन घाटी क्षेत्र है जहां मुख्य रूप से चापर चापिंग जैसे औजारों का, उपकरणों का प्रयोग हो रहा है, तो यहां पे और भी खुदाई हुई तो यहां से हैंडेक्स भी प्राप्त हो रहा है, हैंडेक्स भी प्राप्त हो रहा है, क्लीवर भी प्राप्त हो रहा है, और ये क्या फ्लेक जो फलक है ना, यह भी प्राप्त हो रहा है। अर्थात मुख्य उपकरण तो यही है, चापर चापिंग सोहन घाटी क्षेत्र में। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां से पेबल नहीं प्राप्त हो रहा है, यहां से हैंडेक्स नहीं प्राप्त हो रहा है, क्लीवर नहीं, ये सब भी प्राप्त हो रहे हैं। हालांकि सोहन नदी घाटी क्षेत्र में मुख्य उपकरण जो है वह चापर चापिंग है, लेकिन चापर चापिंग के अलावा भी ये सारे उपकरण भी प्राप्त हो रहे हैं। जबकि दक्षिण भारत विशेष रूप से दूसरा प्रमुख स्थल हैंडेक्स संस्कृति, एशुलियन तकनीक वाले मद्रासी संस्कृति, यहां पे चापर चापिंग के अर्थात शिवालिक पोतवार सोहन घाटी संस्कृति का जो सबसे प्रमुख उपकरण है चापर चापिंग,
अद्वितीय उपकरण जो कि अन्य क्षेत्रों से नहीं प्राप्त हो रहा है, वह मद्रासी संस्कृति दक्षिण भारत में नहीं प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से इस बात को याद रखना है। अब बात करेंगे हम लोग कुछ क्षेत्रों को लेकर के, लेकिन उसके पहले महत्वपूर्ण कुछ बातें कि यह जो सोहन घाटी क्षेत्र है, चापर चापिंग संस्कृति का सबसे प्रमुख क्षेत्र निम्न पाषाण काल का समय। सोहन घाटी आप सबको पता है कि यह सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है। सोहन घाटी क्षेत्र में सबसे पहले चापर चापिंग किसको प्राप्त हुआ था? 1928 का वर्ष है, 1928। वाडिया साहब, D.N. वाडिया सबसे पहले यह व्यक्ति हैं 1928, D.N. वाडिया साहब, जिन्हें सोहन घाटी क्षेत्र से चापर चापिंग के अवशेष प्राप्त हुए थे। सबसे पहले व्यक्ति D.N. वाडिया 1928, जिन्हें चापर चापिंग कल्चर के विषय में जानकारी प्राप्त हुई थी। कहां से? सोहन नदी घाटी क्षेत्र में। तो सोहन नदी घाटी क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले पहले व्यक्ति कौन हो गए? वाडिया साहब हो गए। अनुसंधान करने वाले पहले व्यक्ति कौन हो गए? वाडिया साहब हो गए। इन्हीं को सबसे पहले क्या प्राप्त हुआ? चापर चापिंग की जानकारी हो रही है। पहले व्यक्ति हो गए अनुसंधान करने वाले, और यही कारण है कि D.N. वाडिया साहब को प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये सब प्रश्न पूछा हुआ है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, सब कभी ना कभी प्रश्न पूछा हुआ है। D.N. वाडिया साहब को सोहन घाटी का पितामह कहा जाता है। सोहन घाटी का पितामह कहा जाता है। अभी और भी आगे बात होगी, फिलहाल एक झलक के रूप में सारी चीजों को देखते समझते चले जाए। इसमें हम लोग बात करते हैं हैंडेक्स कल्चर की, मद्रासी संस्कृति, एशुलियन। तो आपको जानकारी है कि सबसे पहले हैंडेक्स प्राप्त हो रहा है रॉबर्ट ब्रूसफुट को, पल्लवरम। मद्रासी संस्कृति के अंतर्गत जो सबसे खास स्थल हैं वह कौन से स्थल हैं? तो पल्लवरम के अलावा अतिरम पक्कम, अतिरम पक्कम, बदमदुरई, ये सब सबसे खास स्थल देखने को मिलते हैं। और आपको यह भी बताया था कि अतिरम पक्कम वह स्थल था जहां पे 1863-64 का दौर, विलियम किंग यहां पे रिसर्च का कार्य कर रहे थे, और पहली बार भारी मात्रा में काफी ज्यादा उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। तो यह अतिरम्पक्कम को याद रखिएगा। कई बार मैंने देखा हुआ है कि पल्लवरम न पूछ करके दक्षिण भारत के संदर्भ में, निम्न पुरापाषाण काल के संदर्भ में औजारों का जैसे जखीरा कह ले, अतिरम्पक्कम को लेकर के भी प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, यहां से एक हैंडेक्स प्राप्त हो रहा है और यहां काफी ज्यादा, मतलब एक पूरे कल्चर की जानकारी हो जा रही है। अब कोई एक टुकड़ा कुछ मिल गया तो हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में कोई चीज प्राप्त हो रही है तो हम समझ सकते हैं नहीं, यहां पे कुछ ना कुछ बसावट कभी ना कभी रही होगी। तो ऐसा भी प्रश्न बनेगा कि निम्न पुरापाषाण काल के कल्चर की जानकारी दक्षिण भारत में सबसे पहले कहां से होती है? अतिरम्पक्कम। इस प्रकार का उत्तर भी आपको याद रखने की जरूरत है। बात को आगे ले चलते हैं। ये जो हमारा निम्न पुरापाषाण काल है, ये कुछ बेसिक बातें रही। निम्न पुरापाषाण काल के प्रमुख क्षेत्र की बात करते हैं। ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न बना हुआ है। प्रमुख क्षेत्र, जब प्रमुख क्षेत्रों की बात करते हैं हम लोग, तो
इसमें हम लोग उत्तर भारत की भी बात कर सकते हैं, उत्तर भारत से भी प्राप्त हो रहा है। हम लोग पश्चिम भारत की भी बात कर सकते हैं, पश्चिम भारत से भी उपकरण प्राप्त हो रहे हैं इस काल के। हम लोग पूर्वी भारत की भी बात कर सकते हैं, यहां से भी प्राप्त हो रहा है उपकरण। मध्य भारत से भी प्राप्त हो रहा है, मध्य भारत से भी इस काल के उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत, अब थोड़ा सा पहले भी आपको बताया हुआ था कि प्रश्न क्या क्या संभावित हो सकता है, कौन सा स्थल प्रमुख है और कौन से साक्ष्य वहां से प्राप्त हो रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षा के लिए। ये सब जो भी ये सब बातें किया, ये सब कुछ आपको अब ज्ञात है, लेकिन मुख्य मुद्दा जो समस्या होती है ना, इसको लेकर के होती है, लोग इसको तैयार नहीं कर पाते हैं। इतने सारे स्थल और इतनी सारी चीजें मिल रही है, तो लोगों के लिए सबसे जटिल कार्य यही हो जाता है। ये सब तो समझ वाली बातें थी जो भी हमने अभी तक किया है। अब समझिएगा, आपको बिल्कुल क्लास में ही कैसे मैं याद करा देता हूं, और आप लास्ट ईयर का पेपर उठा करके देखिए, कोई भी मॉडल प्रश्न उठा करके देखिए, सब बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमने आपको पहले ही कहा कि दायरा अपना व्यापक कर लेना है और तरीका सही होना, तो चीजें आसान होती जाती हैं, उसी के अंदर समाहित होती जाती हैं। अब उत्तर भारत की बात करते हैं। उत्तर भारत के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं? तो उत्तर भारत के अंतर्गत हमारे पास जो क्षेत्र है, ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण मुद्दा है। सिंध क्षेत्र में कुछ स्थल है, सिंध क्षेत्र के अंतर्गत। सिंध क्षेत्र वर्तमान में पाकिस्तान में। सिंध के अलावा पाकिस्तान में ही गैर सिंध क्षेत्र भी कुछ है, जहां से निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा मुख्य क्षेत्र और कुछ मिलेगा आपको, जैसे पोतवार पठार। भारत में आपने नाम सुना होगा हिमालय के कुछ ब्रांचेज के, जैसे उच्च हिमालय, मध्य हिमालय, नहीं, निचला हिमालय, शिवालिक क्षेत्र। शिवालिक क्षेत्र ये जो हिमाचल वाला जो लेयर है ना, हिमाचल प्रदेश वाला जो लेयर है हिमालय पर्वत का, वही शिवालिक वाला क्षेत्र कहा जाता है। और यही जब आगे बढ़ जाता है, शिवालिक वाला रेंज आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान में चला जाता है, तो वहीं आगे पोतवार का पठार हो जाता है। तो पोतवार पठार या शिवालिक क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, इस पे हम लोग बात करेंगे। जब शिवालिक क्षेत्र की बात करेंगे तो इसी में हमारे सामने जम्मू कश्मीर भी कवर होगा, और यहीं पे हम लोग हिमाचल प्रदेश की भी बात करेंगे, हिमाचल। और इसके साथ साथ उत्तर भारत हमने लिखा है, यहां पे उत्तर भारत की बात हो रही है, तो लगे हाथ यहां पे इस काल का, निम्न पूरा पाषाण काल का महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हो रहा है बेलन नदी घाटी से। बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से। इस पे हमें बात करनी है। उत्तर भारत के अंतर्गत ये सारे क्षेत्र हमने रख लिए। जैसे ही पश्चिम भारत की हम लोग बात करेंगे, तो पश्चिम भारत में कौन कौन से प्रमुख स्थल, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब पश्चिम भारत के अंतर्गत क्षेत्र मिलेंगे हमें। जब पूर्वी भारत की बात करेंगे, तो पूर्वी भारत में किसको किसको रख लेंगे? बिहार को रखा जा सकता है, झारखंड को रखा जा सकता है, उड़ीसा को रखा जा सकता है, बंगाल को रखा जा सकता है, असम क्षेत्र को रखा जाता है। फिर मध्य भारत की बात किया जाए, तो मध्य भारत के अंतर्गत, मध्य भारत कहने का मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़,
ठीक है, यह मध्य भारत का क्षेत्र। और उसके जब नीचे जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये दक्षिण भारत के अंतर्गत। ठीक है, तो ऐसे बांट करके हम लोग अध्ययन करते हैं, ध्यान देंगे। जब सिंध क्षेत्र की हम लोग बात करते हैं, सिंध क्षेत्र, तो सिंध क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं जो निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित हैं? सिंध क्षेत्र की बात करते हैं। अब ये रट्टा लगाने वाली बात है, अब यहां पे कुछ समझने की बात नहीं है, सीधे सीधे तथ्य हैं और सारे तथ्य मैं आपको बताता जाता हूं जो कि परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है। यहां पे सिंध क्षेत्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण स्थान आपको देखने को मिलेगा, रोहिणी पठार। रोहिणी पठार, रोहिणी पठार याद करना होगा, निम्न पूरा पाषाण काल का स्थल है। अब जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित कौन सा एक स्थल नहीं है, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। जैसे प्रश्न ऐसे भी पूछा सकता है, निम्नलिखित में से कहां से निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल ये उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं। कुछ भी स्वरूप हो सकता है, तो हमें अपना दायरा व्यापक करते हुए रखना है, मुश्किल नहीं है। क्लास खत्म होगा और आपके दिमाग में सारी बातें होंगी। रोहिणी पठार, रोहिणी पठार के अंतर्गत के अलावा यहां पे एक स्थान आएगा सुक्कर का, सुक्कर। एक स्थान आएगा जेरूक, जेरूक, और एक स्थान आएगा मालस्टोन, मालस्टोन। ये चार स्थान निकल करके आए कहां पे? पाकिस्तान वाले सिंध क्षेत्र में। क्लियर है बात? पाकिस्तान वाले सिंध क्षेत्र में निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित यह चार स्थान बताया और आपको इनको याद रखना है, याद रहेगा। गैर सिंध क्षेत्र की बात किया जाए पाकिस्तान के अंतर्गत, तो तीन क्षेत्र आपको याद रखना है, तीन स्थान याद रखना है। एक दीना, एक जलालपुर और एक रिवात। सिंध क्षेत्र में चार स्थान बताया, गैर सिंध क्षेत्र के अंतर्गत दीना, जलालपुर, रिवात। आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक बार आंख के सामने से जा रही है सारी स्थिति, दो चार बार मेरे जुबान से निकल रहा है, और निश्चिंत रहिए, अगर भूल भी गया, किसी को लग रहा है कि भूल जा रहा है, तो भी परेशान नहीं होइएगा। जब परीक्षा में प्रश्न आएगा ना, तो वो दिमाग के कहीं कोने में ही है, याद आ जाएगा। ठीक है, निश्चिंत रहिएगा बिल्कुल। अब ये जो रोहिणी और भी क्षेत्र पे आते हैं, लेकिन यहां पे कुछ महत्वपूर्ण बात है जो कि आपको जानना चाहिए। ये रोहिणी, सुक्कर, जेरूक और मालस्टोन, यह जो क्षेत्र हैं, चार ये जो क्षेत्र हैं, महत्वपूर्ण मुद्दा है यहां पे। जो खुदाई हुई तो यह पता चला कि यह जो चार स्थान है ना सिंध क्षेत्र वाले, यह वैसे स्थान हैं जिन्हें विद्वानों ने फैक्ट्री साइट्स कहा है, फैक्ट्री साइट्स कहा है। अब यह महत्वपूर्ण बन जाता है, फैक्ट्री साइट्स क्या होता है, और महत्वपूर्ण यह भी है, निम्नलिखित में से कौन एक पाषाण कालीन, पूरा पाषाण कालीन, निम्न पूरा पाषाण कालीन, मध्य पूरा पाषाण कालीन फैक्ट्री साइट्स नहीं था। इस प्रकार का भी प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। फैक्ट्री साइट्स क्या होता है? फैक्ट्री साइट्स तमाम सारी किताबों में आपने शब्द सुना होगा। फैक्ट्री साइट ऐसा स्थान जहां प्राकृतिक रूप से उपकरण बनाने के लिए जो कच्चा माल होता है, मतलब पत्थर, कच्चा माल उपलब्ध था, एवं
उपकरण बनाए जाते थे, उपकरण निर्माण केंद्र होते थे। याद रहेगी बात, फैक्ट्री साइट्स का मतलब क्या होता है? क्यों भाई, फैक्ट्री साइट्स क्या होता है? अब निश्चित रूप से याद रहेगा। ऐसा स्थान, पाषाण काल से जुड़ा हुआ ऐसा कोई स्थान जहां पे उस काल में उस दौर के मानव पत्थर का उपकरण बनाते थे, जहां पर बनाते थे वह हो गया फैक्ट्री, फैक्ट्री साइट्स। एक दूसरी बात, फैक्ट्री साइट्स से ही जुड़ता हुआ एक दूसरा शब्द निकल करके आता है, प्राथमिक संदर्भ। प्राथमिक संदर्भ, एक शब्द आता है उप प्राथमिक संदर्भ, एक शब्द आता है, ये सब कोई बताया नहीं होगा आपको पहले, और आप में से अधिकांश लोग ये शब्द जानते भी नहीं होंगे। और एक तीसरा शब्द आता है द्वितीयक संदर्भ। संदर्भ का मतलब उदाहरण या विशिष्टता, यहां पे इसका मतलब यह है। प्राथमिक संदर्भ का मतलब क्या है? प्राथमिक संदर्भ का मतलब है ऐसा स्थान जहां पर उपकरण बनाए भी जाते थे और इनका प्रयोग भी होता था। उप प्राथमिक संदर्भ क्या है? फैक्ट्री साइट से, फैक्ट्री साइट्स मतलब जो केंद्र होता था, केंद्र खोज हुआ, अनुसंधान हुआ, और केंद्र से कुछ दूर पर उपकरण प्राप्त हो रहा है, केंद्र से कुछ दूर जा करके उपकरण प्राप्त हो रहा है, अर्थात फैक्ट्री साइट्स से कुछ दूरी पर उपकरण प्राप्त हुए हैं, उपकरण प्राप्त हुए हैं। मतलब जैसे दक्षिण भारत में पल्लवरम वो फैक्ट्री साइट्स नहीं था, लेकिन अतिरंपक्कम निश्चित रूप से फैक्ट्री साइट्स था। खूब औजार मिला हुआ है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि खूब औजार मिला हुआ है, यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात बताता है। कोई स्थान जहां से खूब औजार मिल रहा है और कोई स्थान जहां से इक्का दुक्का मिल रहा है, तो दोनों में अंतर तो है। जहां से खूब मिल रहा है तो वहां पे यह समझने की जरूरत है पहाड़ वहाड़ है क्या, और अगर पहाड़ है तो निश्चित रूप से वह फैक्ट्री साइट से ही होगा। पहाड़ है अर्थात उपकरण बनाने के लिए कच्चा माल भी मिल जा रहा है, उपकरण बनाया बहुतायत में वहां पर मिल भी रहा है। तो ये जो फैक्ट्री साइट्स है, फैक्ट्री साइट्स में यहां पे हमने देखा कच्चा माल भी आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है, मतलब पहाड़ी भी है और पहाड़ी के आस सटा हुआ तमाम सारे उपकरण भी, एक नहीं दो नहीं अधिक उपकरण भी प्राप्त हो जा रहे हैं। और ये उपकरण की संख्या अन्य जगहों की तुलना में, उपकरण की संख्या अन्य जगहों की तुलना में अधिक होगा, अधिक होगा। फिर यहां पे हमने देखा कि प्राथमिक संदर्भ क्या है, तो स्थान जहां पे यह उपकरण बनाए जा रहे हैं, प्रयोग भी हो रहे हैं, तो संख्या कितनी होगी? संख्या इसकी भी ज्यादा होगी, उपकरण यहां से भी ज्यादा प्राप्त होंगे। उप प्राथमिक संदर्भ क्या है? मतलब फैक्ट्री साइट से कुछ दूरी पर उपकरण प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब संख्या यहां पर कितनी होगी? संख्या कम होगी। नहीं, जो भी उपकरण प्राप्त हो रहे हैं उनकी संख्या कम होगी। और द्वितीयक संदर्भ क्या है यह समझ लें। द्वितीयक संदर्भ अपने मूल स्थान से उपकरण प्राप्त हो रहे हैं, अपने मूल स्थान मतलब फैक्ट्री साइट्स से
मूल स्थान से अधिक दूरी पर प्राप्त हो रहे हैं, बहुत अधिक दूरी पर खोज में प्राप्त हुए, यह होता है द्वितीयक संदर्भ। याद रहेगी बात। अर्थात यहां पे क्या होगा, संख्या उपकरणों की कितनी प्राप्त होगी, बहुत कम प्राप्त होगी ना भाई, बहुत कम प्राप्त होगी। ये फैक्ट्री साइट्स क्या होता है, प्राथमिक संदर्भ क्या है, उप प्राथमिक संदर्भ क्या है, द्वितीयक संदर्भ है, ये समझ गए हमेशा के लिए। जहां पर उपकरण बनाए जाते हैं, अब जहां बनाए जाएंगे तो निश्चित रूप से कच्चा माल आसानी से जहां मिलेगा वहीं बनाएंगे। तो पहाड़ी भी है, बहुत सारे निर्मित उपकरण भी प्राप्त हो जा रहे हैं, वह स्थान क्या होगा, फैक्ट्री साइट्स हो जाएगा। कुछ स्थान ऐसे दिखाई दे रहा है कि हाँ कहीं आसपास पहाड़ तो है नहीं, लेकिन पहाड़ से थोड़ी सी 200-400 मीटर दूरी पर, 200-400 मीटर दूरी पर, तो ये क्या हो गया, उप प्राथमिक संदर्भ हो गया। और 10, 20, 50, 100 किलोमीटर दूर अगर प्राप्त हो रहा है, 10, 20, 50, 100 किलोमीटर दूर फैक्ट्री साइट से कहीं से प्राप्त हो रहा है, तो वह स्थान जहां से उपकरण कुछ गिने चुने प्राप्त हो रहे हैं, वह द्वितीयक संदर्भ के नाम से जाना जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये लोग शिकार पर निकल करके दूर दूर जा करके शिकार कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, ये लोग खाना बदोश हैं और यहां से वहां ट्रांसफर भी इनका देखने को मिल रहा है। तो यह फैक्ट्री साइट्स और ये प्राथमिक, उप प्राथमिक और द्वितीयक संदर्भ जानना निश्चित रूप से जरूरी होता है। वापस आते हैं अब, तो जुबान से बोलिए मेरे साथ, सिंध क्षेत्र के 4 प्रमुख स्थल हैं, रोहड़ी, पठार, सुक्कर और जेरुक और मालस्टोन। जुबान से बोलिए, जहां भी बैठे हैं बोलिए, आसान होगी चीजें। फिर इसके अलावा पाकिस्तान में ही दीना, जलालपुर, रिवात, यह 3। अब आते हैं पोतवार पठार शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत। पोतवार पठार की अभी बात करते हैं, थोड़ा सा शिवालिक क्षेत्र पे आ जाते हैं। शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत जम्मू कश्मीर और हिमाचल की बात किया आपको, और लास्ट में हम लोग बेलन घाटी पे भी बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में 2 प्रमुख स्थान हैं, 2 प्रमुख स्थान हैं, और भी हैं, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से 2 सबसे प्रमुख स्थान हैं। एक है पहलगांव, याद रहेगा, पहलगांव। पहलगांव एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां पे एच.डी. सांकलिया ने, अब ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, बस स्थान का नाम याद रख लें। एच.डी. सांकलिया ने यहां पे उत्खनन कार्य कराया था, उनको हैंडेक्स भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पहलगांव एक क्षेत्र हमें मिल गया। अगर प्रश्न बना पहलगांव को लेकर के, तो भी ध्यान में रखना है, आपके नोट्स में भी यह सारी बातें लिखी हुई हैं। अगर पहलगांव को लेकर के सीधे पूछ लिया तो भी महत्वपूर्ण बात, नहीं तो अगर ऐसे पूछ लिया कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित उत्खनन कार्य किसके द्वारा कराया गया, तो उत्तर है एच.डी. सांकलिया। जम्मू कश्मीर या पहलगांव, कौन, एच.डी. सांकलिया के द्वारा यहां पे उत्खनन कार्य कराया गया था। हैंडेक्स भी प्राप्त हुआ था, लेकिन यह पेपर में कभी भी प्रश्न नहीं बनेगा। क्लियर है बात। हैंडेक्स भी प्राप्त हुआ है, लेकिन यह परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यह पूछा जा सकता है। बहुत ज्यादा संभावना नहीं है, लेकिन संभावना बन सकती है। जहां तक संभावना बन सकती है वहां तक आपको बता रहे हैं, और जहां संभावना नहीं बन सकती है वह भी आपको बता रहे हैं, लेकिन यह भी आपको कह रहे हैं कि अगर भूल जाए तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहलगांव में हैंडेक्स प्राप्त हुआ, यह कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यह जरूर पूछा जा सकता है कि पहलगांव, जो कि एक निम्न पूरा पाषाण काल का स्थल है, उसके खुदाई, अनुसंधान, खोज का कार्य किसके द्वारा किया गया, या जम्मू कश्मीर में निम्न पूरा पाषाण काल के उत्खनन कार्य किसके द्वारा कराए गए, एच.डी. सांकलिया के द्वारा। जम्मू कश्मीर में एक आपको बताया पहलगांव, इसके अलावा
एक और स्थल है जो कि आपको निश्चित रूप से याद रखना है। क्या? एक स्थल उत्तर बेनी, उत्तर बेनी, उत्तर बेनी, पहलगांव और उत्तर बेनी, और आसानी से इनको याद रखा जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। सिंध क्षेत्र में 4 बताया, गैर सिंध क्षेत्र में 3 बताया। अब हम लोग 2 स्थान कश्मीर के संदर्भ में, क्लियर है? अब हिमाचल की बात कर लेते हैं। हिमाचल, हिमाचल अर्थात शिवालिक क्षेत्र में एक स्थान है पिंजौर, नाम सुना होगा, पिंजौर। और एक स्थान व्यास वाणगंगा घाटी। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि व्यास वाणगंगा घाटी का संबंध किस काल से है, किस क्षेत्र से है? प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन दे देगा महाराष्ट्र, ऑप्शन दे देगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन दे सकता है पंजाब, ऑप्शन दे सकता है हिमाचल। तो किस किस रूप स्वरूप के प्रश्न बन सकते हैं? अन्ना 24 घंटे चौकन्ना निश्चित रूप से याद रखना है। चीजें बहुत आसान है, लोग फोकस्ड नहीं होते हैं, इसी वजह से प्रश्न आता है, फोकस्ड नहीं रहते हैं, आंख के सामने से हो सकता है कभी गुजरा हो चाहे नहीं गुजरा हो, तो उत्तर भी नहीं हो पाता है। लेकिन जब मैं फोकस्ड हो करके आपको बता रहा हूं, आपका ध्यान इंगित करा रहा हूं, नहीं यह कोई चीज है, तो निश्चित रूप से वह लंबे समय तक याद रहती है बातें। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में 2 स्थान, हिमाचल में पिंजौर और व्यास बाणगंगा घाटी। ठीक है, व्यास बाणगंगा घाटी क्षेत्र में भी खुदाई का कार्य महत्वपूर्ण रहा है, बीबी लाल का नाम, वो लेकिन आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। अब वापस आते हैं, पोतवार पठार वाला जो क्षेत्र है, पोतवार पठार बड़ा ही महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पोतवार पठार क्या है देखते हैं। ये जो पोतवार पठार का क्षेत्र है, पोतवार पठार, पहली महत्वपूर्ण बात, जब हम लोग पोतवार पठार शिवालिक की बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत संभावित प्रश्न आगामी परीक्षा के लिए। जैसे आपको याद है कि भारत में पाषाण काल के उपकरण संख्या में कम प्राप्त हुए हैं। दूसरी बात, कम प्राप्त हुए हैं, लेकिन जितने भी प्राप्त हुए हैं वह भारत के लगभग सभी स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कुछ अपवाद है जहां से नहीं प्राप्त हुआ है, तो मैदानी क्षेत्र, सिंधु और गंगा का मैदान, गंगा का मैदान अपवाद है जहां से नहीं प्राप्त हुआ है, गंगा का मैदानी क्षेत्र प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन उसमें भी एक अपवाद निकल करके आ गया जहां से प्राप्त हुआ है, जालौन। फिर इसी कड़ी में आपको बताया कि दक्षिण भारत में स्थलों की संख्या ज्यादा प्राप्त हुई है। उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में पूरा पाषाण कालीन स्थल ज्यादा प्राप्त हुए हैं। याद है ना बात? स्थल ज्यादा प्राप्त हुए हैं दक्षिण भारत में। अब एक नई बात बताने जा रहे हैं, बहुत रुचिकर, बहुत महत्वपूर्ण। पोतवार पठार और शिवालिक वाला जो क्षेत्र है, यहां से जो उपकरण प्राप्त हुए हैं ना, जो भी उपकरण प्राप्त हुए हैं, इनके संदर्भ अधिक प्राप्त हुए हैं, एक बात। और दक्षिण भारत में भले ही स्थल ज्यादा प्राप्त हुए हों,
लेकिन सारे के सारे स्थल या अधिकांश स्थल कितने पुराने हैं, इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं हो पाई है। एक मोटा मोटा आकलन निम्न पूरा पाषाण, एक मोटा आकलन मध्य पूरा पाषाण। लेकिन ये जो शिवालिक वाला क्षेत्र है, पोतवार पठार वाला क्षेत्र है, यहां से लगभग अधिकांश स्थलों पे बढ़िया अनुसंधान हुआ है और अधिकांश स्थलों के एग्जैक्ट तिथि के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत की तुलना में पोतवार पठार शिवालिक वाला जो क्षेत्र है, यहां से उपकरणों के संदर्भ अधिक प्राप्त है। संदर्भ का मतलब उपकरणों की विशेषताएं या विशिष्टताएं एवं संस्तर मतलब लेयर क्या है, अभी सब पे डिस्कस करते हैं। और अधिकांश स्थल जो भी प्राप्त हुए हैं भाई, पोतवार पठार या सोहन घाटी का मतलब क्या है, ये इधर पठार इधर पठार इधर पठार इधर पठार इधर पठार इधर पठार, ठीक है, ये सब, और बीच से नदी जा रही है, ये सोहन नदी हो गई, सोहन घाटी का क्षेत्र, ये सब पोतवार पठार का एरिया। अब हो सकता है कि खुदाई यहां भी हुई हो, खुदाई यहां भी हुई है, खुदाई यहां भी हुई है, खुदाई, मतलब सोहन घाटी क्षेत्र कहने का मतलब कोई सिंगल सा एक छोटा सा क्षेत्र नहीं है। सोहन नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे स्थल हो सकते हैं जहां पे खुदाई हुई और जानकारी प्राप्त हुई। स्पष्ट हो गई होगी बात। तो सोहन नदी घाटी जो क्षेत्र है, या यूं कह लें पोतवार पठार वाला जो क्षेत्र है, वहां से जो खूब अच्छे अनुसंधान और रिसर्च हुए हैं, उसमें जो भी पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं, उनसे यह स्पष्ट होता है कि इन उपकरणों का संदर्भ अधिक प्राप्त है उत्तर भारत पोतवार पठार शिवालिक क्षेत्र में, और अधिकांश स्थलों के तिथियों की यह कितना पुराना है स्थल, इसकी भी जानकारी प्राप्त हुई है। तो याद रखना है कि शिवालिक पोतवार का क्षेत्र जो है वह उपकरणों के संदर्भ और तिथि के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब संदर्भ का मतलब बताया, विशिष्टता, संस्तर का मतलब क्या है? संस्तर का मतलब समझ ले, आज आप अपने घर में जहां भी हो, जहां भी आप बैठे हुए हैं, तो हम लोग इस वाले लेयर पर हम लोग बैठे हैं, यह है हमारी सतह। अगर हमें 2023, 2022, 2000, 1990, 1950, 1900, 1800, 1700, 1500, 1000 ईस्वी के विषय में जानकारी करनी है, तो हम ऊपर की ओर देखेंगे कि नीचे खुदाई करेंगे? नीचे खुदाई करेंगे ना। मान लें हमें अकबर के समय काल में, मैं इलाहाबाद में हूं, और अकबर के समय काल में इलाहाबाद की स्थिति क्या रही, तो हम नीचे खुदाई करेंगे। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें मिले जो कि प्रतीत होंगी कि 100 साल पहले की चीजें हैं, और नीचे जाएंगे तो हो सकता है 200-300 साल पुरानी कोई चीज मिले, और नीचे जाएंगे तो 500 साल पुरानी नीचे चीजें मिलेंगी, और नीचे खुदाई करेंगे
तो हो सकता है 1000 साल पुरानी चीजें मिली, और नीचे जाएंगे तो हो सकता है ईसा पूर्व की जानकारी मिले, और नीचे जाएंगे तो उच्च पाषाण काल की, नव पाषाण काल की जानकारी मिली, और नीचे जाएंगे तो मध्य पाषाण काल का कुछ साक्ष्य मिला, और नीचे गए तो उच्च पूरा पाषाण काल का साक्ष्य मिला, और नीचे गए तो हमें नव पाषाण काल का साक्ष्य मिला, और नीचे गए तो हमें मध्य पाषाण काल का साक्ष्य मिला, और नीचे गए तो हमें उच्च पूरा पाषाण काल का साक्ष्य मिला, और नीचे गए खुदाई करते हुए तो हमें मध्य पूरा पाषाण काल का साक्ष्य मिला, और नीचे खुदाई किए तो हमें निम्न पूरा पाषाण काल का साक्ष्य मिला। समझ गए? खुदाई करेंगे तो अलग अलग समय काल की अलग अलग जानकारी हमें प्राप्त होती जाएगी। अभी इस पे डिटेल में नहीं जा रहे हैं, समय आएगा आगे तब इस पे डिटेलिंग करेंगे। फिलहाल बस आपको समझने के लिए बातें बता रहा हूं। लेयर का मतलब क्या है? लेयर का मतलब यह है, यहां पे हमने देखा कि लिखा हुआ है कि पोतवार पठार शिवालिक वाला जो क्षेत्र है वहां से जो पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं ना, तो उनमें संदर्भ अधिक प्राप्त हुए हैं, उनके संदर्भ अधिक प्राप्त हुए हैं। किताबों में यह लिखा हुआ है। अधिक संदर्भ का मतलब दो रूप में हम लोग समझें कि यहां से अलग अलग लेयर के, इस लेयर का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, इस लेयर का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, इस लेयर का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, इस लेयर का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अलग अलग संस्तर के, अलग अलग लेयर के, अलग अलग समय काल की संस्कृतियों के साक्ष्य यहां से प्राप्त हो रहे हैं, खुदाई के माध्यम से, अनुसंधान के माध्यम से, वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करके। लेकिन दक्षिण भारत में इतनी अच्छी खूबी हमें जानकारी में नहीं प्राप्त हो रही है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा, दक्षिण भारत में शुरू में ही आपको बताया कि दक्षिण भारत में हैंडेक्स भी मिल रहा है, दक्षिण भारत में हैंडेक्स भी मिल रहा है, क्लीवर भी मिल रहा है, स्क्रैपर भी मिल रहा है, चापर चापिंग नहीं मिल रहा है। लेकिन इस वाले क्षेत्र में चापर चापिंग मुख्य उपकरण है, चापर चापिंग मुख्य उपकरण है, लेकिन पेबुल भी प्राप्त हो रहा है, चापर चापिंग भी प्राप्त हो रहा है, हैंडेक्स भी प्राप्त हो रहा है, क्लीवर भी प्राप्त हो रहा है, स्क्रैपर भी प्राप्त हो रहा है, और भी जो भी हो सकते हैं सब, फ्लेक वगैरह सब प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे अलग अलग संस्तर एक ही स्थान में, जैसे ठीक जैसे हम लोग हैंडपंप लगवाने के लिए बोरिंग करते हैं तो तमाम सारी चीजें निकल करके आती है ना, कुछ वैसी ही स्थिति कि ये जो पोतवार पठार वाला क्षेत्र है, शिवालिक वाला क्षेत्र है, यहां से संस्तर ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं। एक बात, विशेषताएं उपकरणों की ज्यादा प्राप्त हो रही हैं। यहां पे दक्षिण भारत में क्या था? दक्षिण भारत में चापर चापिंग नहीं, लेकिन यहां पे चापर चापिंग भी मिल रहा है, और दक्षिण भारत में जितना सारा कुछ मिल रहा है वो सारे उपकरण भी यहां पे भी प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर है बात? ये जो पोतवार पठार वाला एरिया तो आपको बताया कि उपकरणों के संदर्भ और तिथि की अच्छी खासी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। एक तुलना किया जाए दक्षिण भारत से तो दक्षिण भारत की तुलना में हमें ज्यादा बेहतर स्थिति संदर्भ और तिथि के संदर्भ में पोतवार पठार शिवालिक वाला क्षेत्र ज्यादा अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। बात स्पष्ट होगी। अब पोतवार पठार का जो एरिया है, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण एक स्थल है, वह स्थल है सोहन नदी घाटी का क्षेत्र। सोहन नदी घाटी क्षेत्र, सोहन नदी घाटी जो क्षेत्र है, मतलब ऐसा नहीं है कि सोहन नाम का कोई एक स्थल है, ऐसा नहीं है। सोहन नदी घाटी क्षेत्र में कुछ प्रमुख स्थल हैं, जैसे
प्रमुख स्थल जैसे एक स्थल चौंतरा, और निश्चित रूप से याद रखिएगा, कभी भी नहीं भूलना है, चौंतरा। एक स्थल पिंडीघेब, पिंडीघेब, डरिएगा नहीं, परेशान नहीं होइएगा, ये सब क्या क्या नाम आ रहा है। पिंडीघेब, डर जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। 2 प्रश्न की तैयारी हो रही है आपकी परीक्षा के लिए, और एक कहावत है ना, वेल बिगन इज हाफ डन। अगर एक अच्छी शुरुआत तो हो गई, काम आगे बहुत आसान हो जाएगा। चौंतरा एक स्थल बताया, पिंडीघेब एक स्थल, कलार एक स्थल, कौन सा, मनकपुर, ईटीसी। ये 4 स्थल ध्यान में रख लें, चौंतरा, पिंडीघेब, कलार, मनकपुर। अब ये जो चौंतरा है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये हमें पता है कि पोतवार पठार शिवालिक वाला जो क्षेत्र है, अर्थात मोटे तौर पे कह लें सोहन नदी घाटी का जो क्षेत्र है, इस कल्चर का जो सबसे प्रमुख अद्वितीय उपकरण है जो कि अन्य जगहों पे नहीं मिल रहा है, वह कौन सा है, चापर चापिंग। लेकिन यह भी पता है हमें अब कि दक्षिण भारत में चापर चापिंग नहीं प्राप्त हो रहा है। हमें यह भी प्राप्त है कि दक्षिण भारत का जो सबसे प्रमुख एक उपकरण है हैंडेक्स, वह सोहन नदी घाटी क्षेत्र में प्राप्त हो रहा है। तो सोहन नदी घाटी क्षेत्र का जो सबसे प्रमुख उपकरण है चापर चापिंग, वो तो है ही, लेकिन जो दक्षिण भारत की जो सबसे प्रमुख उपकरण है हैंडेक्स, वह हैंडेक्स भी प्राप्त हो रहा है सोहन नदी घाटी क्षेत्र में। तो प्रश्न बनता है कि वह क्षेत्र कौन सा है जहां से सबसे पहले हैंडेक्स प्राप्त हुआ, दक्षिण भारत वाला, एशुलियन वाला, मद्रासी कल्चर वाला। तो वह स्थान है चौंतरा। ये चौंतरा ही वह स्थान है जहां से सर्वप्रथम दक्षिण भारतीय या एशुलियन या मद्रासी संस्कृति वाला हैंडेक्स प्राप्त हुआ। एचडी सांकलिया को प्राप्त हुआ था। याद रहेगी बात, किसको, एचडी सांकलिया को प्राप्त हुआ था। याद रहेगी बात। चौंतरा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि उत्तर भारत में यह पहला स्थान मिला चौंतरा, जहां से दक्षिण भारत का सबसे खास उपकरण प्राप्त हुआ था। यही कारण है कि इस चौंतरा को एक उपनाम दिया गया। क्या कहा गया, उत्तर एवं दक्षिण भारत का मिलन स्थल किसे कहा जाता है। तो प्रश्न पूछेगा परीक्षा में और लोगों को पता नहीं होगा, आपको पता है चौंतरा। याद रहेगी बात। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, बनाते रहिए भाई, आपके पास अब सारी जानकारी है। जितना अधिक से अधिक मैं बना सकता हूं आपको बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है। अपने स्तर पे भी पढ़िए और कोशिश करिए क्या बन सकता है, ठीक है। तो चौंतरा ये महत्वपूर्ण हो गया। क्लियर है बात, उम्मीद करता हूं निश्चित रूप से क्लियर होगा। अब ये जो सोहन नदी घाटी क्षेत्र है,
इस घाटी क्षेत्र में कुछ स्थान जहां पे खुदाई का काम हुआ, खोज हुआ, अनुसंधान हुआ। कुछ सोहन घाटी क्षेत्र की खास बातों को आपको जानकारी में डालता हूं। सोहन नदी घाटी क्षेत्र में सर्वप्रथम किसी स्थान का उत्खनन किस द्वारा कराया गया? तो वाडिया के द्वारा कराया गया, डीएन वाडिया 1928। सोहन घाटी का पितामह भी कहा गया। 1928 के बाद अगला वर्ष आता है 1930। प्रश्न क्या बनेगा समझिए। निम्नलिखित में से किसने सोहन घाटी क्षेत्र में अनुसंधान कार्य नहीं किया है या किया हुआ है? तो 1930 में KUR टाड, यह वह विद्वान है, भूगर्भ शास्त्री हैं, जिन्होंने कुछ अनुसंधान कार्य किया हुआ था। 1930 के बाद अगला महत्वपूर्ण वर्ष आता है 1935। 1935 में डी टेरा एंड पीटरसन, नाम याद होगा आपको, इन लोगों के द्वारा अनुसंधान कार्य किया गया। नहीं, कुछ प्रश्न और बन सकते हैं, जैसे प्रश्न ये कि सोहन घाटी क्षेत्र में सबसे पहले हैंडेक्स किसको प्राप्त हुआ था? सोहन घाटी क्षेत्र में सबसे पहले हैंडेक्स जिस व्यक्ति को प्राप्त हुआ था उसका नाम क्या है? HD सांकलिया। एक बात, सोहन घाटी क्षेत्र में प्रथम उपकरण किसे प्राप्त हुआ था? उत्तर डीएन वाडिया। तीसरा प्रश्न, सोहन घाटी क्षेत्र में चापर चापिंग किसको प्राप्त हुआ? डीएन वाडिया सबसे पहले। फिर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा सोहन नदी घाटी क्षेत्र से संबंधित स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से किस एक व्यक्ति को सोहन नदी घाटी क्षेत्र से सर्वप्रथम मानव आवास होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो सर्वप्रथम हैंडेक्स भी HD सांकलिया को, इसके साथ साथ सर्वप्रथम सोहन नदी घाटी क्षेत्र में मानव आवास की जानकारी होने की जानकारी HD सांकलिया को ही प्राप्त हो रहा है। पहला उपकरण सोहन घाटी क्षेत्र, चापर चापिंग, किसको पहले उत्खनन करता इस क्षेत्र के? कौन? डीएन वाडिया। किसको मिला? डीएन वाडिया को मिला। हैंडेक्स सबसे पहले किसको मिला? इनको कहां से मिला? चौंतरा से। मानव आवास के साक्ष्य सबसे पहले किसको मिल रहे हैं सोहन घाटी क्षेत्र में? HD सांकलिया को। अब ये जो सोहन घाटी क्षेत्र है ना, आपको बताया कि शिवालिक और पोतवार पठार का जो क्षेत्र है उसमें संदर्भ दक्षिण की तुलना में ज्यादा प्राप्त हुआ है। संदर्भ समझिए कैसे। संदर्भ ज्यादा प्राप्त हुआ है, इसका मतलब अगली बात कि सोहन घाटी क्षेत्र से कुल 5 संदर्भ या स्तर प्राप्त हुए हैं। यह प्रश्न पूछा हुआ है।
यह प्रश्न पूछा हुआ है, याद रहेगी बात। कितने? 5 स्तर प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे। तो अभी से जो नजदीक वाला समय है सबसे ऊपर होगा, उससे पुराना वाला और नीचे, उससे पुराना वाला और नीचे, उससे पुराना वाला और नीचे। नहीं, अब समझिए प्रश्न बनेगा कि सोहन नदी घाटी क्षेत्र, ये जो प्रथम स्तर है ना, याद रखिएगा, इस प्रथम स्तर से निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। याद रहेगी बात। और तो और दूसरे वाले से भी प्राप्त हो रहे हैं और तीसरे वाले से भी प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ अलग अलग विविधताएं रही, जलवायु संबंधी कुछ जानकारी मिली, तो इसको 3 भाग में बांट दिया। अब जब निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित कुछ उपकरण प्राप्त हो रहे हैं, पेपर में जो प्रश्न पूछा हुआ है बस यहां तक पूछा हुआ है, सबसे बड़ी परीक्षा में यहां तक प्रश्न पूछा हुआ है। हम लोग अब इससे भी गहराई में जाकर के थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं, मुश्किल नहीं है, आसान है। निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित प्रथम लेयर से जानकारी मिलती है, पेबल की जानकारी यहां से प्राप्त हुई है, यहां से चापर चापिंग की जानकारी प्राप्त हो रही है, एंड महत्वपूर्ण बात, अनगढ़ अर्थात एबिवेली हैंडेक्स की जानकारी मिल रही है। इसका मतलब कि प्रथम वाला जो लेयर मिला है सोहन नदी घाटी क्षेत्र में, वहां से दक्षिण भारतीय मद्रासी परंपरा या एशुलियन प्रकार वाला हैंडेक्स नहीं प्राप्त हुआ है। ये जो तीसरा वाला संस्तर है ना, यहां से मद्रासी परंपरा, ये मद्रासी परंपरा वाला हैंडेक्स इस वाले तीसरे वाले में प्राप्त हो रहा है। याद रहेगी बात। कुछ इक्का दुक्का तथ्य है, बस ध्यान में कर लेना है। क्लियर है? ये जो चौथा वाला संदर्भ प्राप्त हुआ है ना, इस चौथे वाले में चौथा हिमकाल के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, चौथे हिमकाल के, हिमयुग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और तो और ये जो पांचवा है ना, यहां से बर्तन का कुछ टुकड़ा प्राप्त हुआ है, बर्तन का टुकड़ा प्राप्त हो रहा है। बस एक एक शब्द की बातें हैं, दो दो शब्द की बातें हैं, बस साइड में कहीं नोट कर लेना है। आपके नोट्स में सारी बातें विधिवत लिखी हुई हैं, लेकिन प्रत्येक से जुड़ा हुआ जो सबसे एक खास मुद्दा है ना, बस उसको कहीं नोट कर लेना है शॉर्ट में। आपको कभी इमरजेंसी में काम पड़ सकता है। नहीं तो आज तक भारत देश में जब सोहन घाटी से संबंधित प्रश्न पूछा हुआ है तो बस यहां तक बात गई है, इसके नीचे जो ये सारी बातें बताई, यहां से कभी भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। एक बार या शायद 2 बार
ये वाला प्रश्न बस पूछा गया है, मोटा मोटा 5 संदर्भ प्राप्त हुए हैं, 5 वेदिका प्राप्त हुई है, ऐसे प्रश्न पूछा हुआ है। ये वाली बात आज तक किसी भी परीक्षा में नहीं पूछा गया है। क्लियर बात? चले, तो ये सोहन घाटी क्षेत्र से संबंधित कुछ खास बातें आपको बताया। अब एक तथ्य और कि यह जो सोहन घाटी क्षेत्र है, सोहन संस्कृति लिख देते हैं, सोहन संस्कृति की विशेषताएं भारत के अन्य किन क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं, किन क्षेत्रों से प्राप्त हो रही हैं। सोहन संस्कृति की कुछ विशेषताएं भारत के किन क्षेत्रों से प्राप्त हो रही है, यह भी प्रश्न कभी भी नहीं पूछा हुआ है, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो इसको भी ध्यान में कर लेते हैं, एक बार आंख के सामने से यह भी गुजरा हुआ रहे। तो भारत के किन क्षेत्रों से प्राप्त हो रहा है सोहन घाटी क्षेत्र का ये जो निम्न पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के कुछ साक्ष्य कहां कहां से प्राप्त हो गए हैं, मुझे बताएं। क्या जम्मू कश्मीर से प्राप्त होगा? उत्तर है हां। क्या हिमाचल से प्राप्त होगा? उत्तर है हां। क्या राजस्थान से प्राप्त होगा? उत्तर है हां। क्या गुजरात से प्राप्त होगा? उत्तर है हां। क्या बेलन नदी घाटी वाले क्षेत्र से प्राप्त होगा? उत्तर है हां। यूपी से भी, उड़ीसा से भी प्राप्त हो रहा है, और यह जो नर्मदा नदी घाटी वाला क्षेत्र है ना, यहां से भी प्राप्त हो रहा है। अर्थात सोहन संस्कृति, अब एक कॉन्सेप्ट निकल करके आ गया कि सोहन नदी घाटी संस्कृति वाली जो कुछ विशेषताएं थी निम्न पूरा पाषाण कालीन, वह विशेषताएं क्या दक्षिण भारत में प्राप्त हो रही हैं क्या? हां या ना? क्या दक्षिण भारत में प्राप्त हो रही हैं क्या? दक्षिण भारत वाली विशेषता प्राप्त हो रही है, लेकिन ये वाली विशेषता नहीं प्राप्त हो रही है। क्लियर है बात? निश्चित रूप से याद रख लीजिएगा। उम्मीद करता हूं बात अच्छे से स्पष्ट भी हो गई होगी। क्लियर है? तो अभी इतने पे हम लोग बात रोक लेते हैं, और जो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाया करिए। मैं लगातार कहता आ रहा हूं, जो भी काम की बातें हैं ना, उनको अपने हाथ से लिखने की आदत, रफ वर्क जरूर किया करिए। और क्लास खत्म हो करके बस फुर्सत मिल गया आज, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। क्लास खत्म हुआ नहीं कि 5 मिनट की जिम्मेदारी अभी आपकी बाकी है। मैं तो जाकर के सुस्ताऊंगा थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। जितना 1 घंटे सवा घंटे में आपने अभी पढ़ा है, जितनी काम की बातें नोट किया है, पहले 5 मिनट का टाइम दीजिए और पेन से लेकर के, पेन से जो भी कुछ लिखा है ना उसको पढ़िए और अंडरलाइन करिए। पढ़िए, 1 पेज किया होगा, 2 पेज किया होगा, पढ़िए, तुरंत अंडरलाइन करिए, तब जाकर के यह क्लास आपके लिए मुकम्मल हो पा रही है। और जब, सुन लीजिएगा, और जब कल हम लोग फिर मिलेंगे तो क्लास होने के पहले, क्लास होने के पहले 15 मिनट पहले, 15 मिनट पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 1 दिन पहले, अर्थात आज जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है, जो कुछ नोट किया हुआ है, तो 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले फिर से एक बार उनको आंख के सामने से गुजारिए। जहां पे खत्म होगा आपका मैटर, नोट्स, वहीं से कल की क्लास शुरू होगी। तो 24 घंटे के भीतर एक ही चीज आप कम से कम 3 से 4 बार कर रहे हैं, गुजार रहे हैं आंख के सामने से, और ऐसे करेंगे तब जाकर के चीजें पुख्ता होती जाएंगी। ठीक है?
क्लियर है बात? जो भी होगा कल देखते हैं, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।